पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। यहाँ लेखिका यह लिख रही हैं कि सब तो मौसम को देखकर झूम रहे थे, गा रहे थे, पर लेखिका मौन थी, जैसे कि कोई ऋषि मुनि अपने योग तपस्या में लगा हुआ हो, ध्यानमग्न हो। इसी तरह लेखिका मौन थी और उस सारे मौसम के सुहावने दृश्य को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी, और मन ही मन इन सारी चीज़ों को देख करके पिघल भी रही थी, मतलब ममता से भी भर रही थी, एक आर्द्रता से भर रही थी। जीप की खिड़की से बार बार ये अपना सिर निकालकर कभी कभी आसमान को देखती, जो जहाँ पर्वतों के शिखर आसमान को छू रहे थे, तो पर्वतों के शिखरों को देखती, और कभी कभी गिरते हुए झरझर करके दूध के धार की तरह सफ़ेद एकदम झरझर गिरते जलप्रपातों को, मतलब झरनों को। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इथला इथला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। कभी कभी नीचे की तरफ देखती तो गुलाबी पत्थरों के बीच जो तिस्ता नदी चांदी की तरह सफ़ेद, उसका सौंदर्य था तिस्ता नदी का, चांदी के तरह सफ़ेद पानी के धारों को लिए, पानी के बहावों को लिए जो तिस्ता नदी बह रही थी, उसके चांदी की तरह कौंध मारती, मतलब चांदी की तरह चमकती दमकती सौंदर्य को देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। लेखिका लिख रही हैं कि सिलीगुड़ी से ही उनके साथ साथ यह नदी भी बह रही थी। काफ़ी लंबी नदी है, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतने देर से वह साथ साथ बहती जा रही थी, जहाँ जहाँ से लेखिका गुजरी हैं सिलीगुड़ी के बाद से, वहाँ से तिस्ता नदी भी गुजरी है, पर यहाँ पर तो उसकी जो सौंदर्यता थी, तिस्ता नदी की जो सुंदरता है, सौंदर्य है उसका, वह पराकाष्ठा पर थी। बहुत ही अत्यधिक लुभावनी वो सुंदर लग रही थी, इतनी खूबसूरत दिख रही थी तिस्ता नदी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यहाँ पर लेखिका तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखकर जो इनके मन में भाव उमड़ रहे थे, उसको लिख रही हैं। कितनी खूबसूरत थी तिस्ता नदी, उसकी जो सुंदरता थी इतनी मनमोहक थी कि मैं पुलकित हो रही थी, मन ही मन रोमांचित हो रही थी, और जैसे कि मैं इतनी हल्की हो रही थी, जैसे आसमान में उड़ने का जी चाह रहा था। मैं जैसे चिड़िया के पंख हल्के होते हैं, उस तरह से मैं हल्की हो गई थी। ऐसा लग रहा था खुशी के मारे मैं चिड़ियों की तरह आसमान में पंख पसार कर उड़ चलूँगी। मेरे नखपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इन्होंने हिमालय को यह कहकर सलामी देनी चाहिए, मेरे नखपति, मतलब मेरे नागों। हिमालय को अक्सर नखपति बोलते हैं। हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े विशाल विस्तर रहते हैं। नगपति मेरे विशाल, मतलब है मेरे विशाल पर्वत। यह कहकर मैं हिमालय को सलामी देना चाहती थी, लेखिका सलामी देना चाहती थी यह कहकर। तभी जीप एक जगह रुकी, पूरे वेग के साथ रुकी, और ऊपर शिखर के ऊपर से गिरता हुआ फेन उगलता झरना दिखा इनको। शिखर के पर्वत शिखर के ऊपर बहुत ऊंचाई से झरने के गिरने से अक्सर झाग जैसा उफनता है, तो फेन जैसा झाग उगलता हुआ
झरना दिखा। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। इस झरने का जो नाम था, जो खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर से पर्वत शिखर से गिर रही थी, फेन उगलती हुई, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। मतलब उस जगह के नाम पे, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, उनके नाम पे इस झरने का नाम रखा गया है, इसलिए इसे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत झरना है। इस झरने के पास सैलानियों के फ्लैश चमकने लगे। मतलब सभी सैलानी थे, इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, इन लम्हों की रंगत को। इसलिए सारे इसकी तस्वीरें लेने लगे, फ़ोटो खींचने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका भी इस तरह से नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ गई और बैठकर झरने के संगीत में मंत्रमुग्ध सी होकर उसके संगीत को सुनने लगी, जैसे इनके अपने ही अंतरात्मा का यह संगीत हो। इस तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसके संगीत को सुनने लगी, ऐसे जैसे कि किसी आदिम युग की, मतलब बहुत पहले किसी युग की, जैसे कि कोई राजकुमारी इस तरह से बैठी हो, जैसे कि उसको श्राप दे दिया हो किसी ने और उसको वहीं पत्थर पे जैसे जड़ दिया हो। इसी तरह से आदिम युग की किसी अभिशप्त सी राजकुमारी की तरह लेखिका वह मंत्रमुग्ध होकर स्थिर चित्त होकर बैठ करके उस झरने के संगीत को सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका ने थोड़ी देर बाद जैसे ही उस बहती झरने की बहती हुई जलधारा में अपना पैर डुबोया तो इनका जो इनकी जो आत्मा थी वह भी अंदर तक भीग गई और ऐसा लगा जैसे कि इनका मन काव्यमय हो उठा। ऐसा लगा जैसे कि कोई कविता इनका मन गुनगुनाने लगा और सच्चाई और सौंदर्य को जैसे छूने लगा। इनका मन काव्यमय हो उठा, मतलब इनका मन किया कि जैसे कि मन के अंदर इनकी कोई कविता सी चल रही हो, कविता कोई बुन रहा हो इनका मन। इस तरह से इन्हें महसूस हुआ। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। लेखिका का यहाँ पर यह कहना है कि जैसे जीवन निरंतर चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, इसी तरह से जैसे कि झरना भी कहीं रुकता नहीं है, निरंतर जो है वह अपने झरना के निरंतरता की तरह जैसे जीवन भी निरंतर चलता चला जाता है। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में लेखिका लिख रही है यहाँ पे कि इनमें भी जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। संपूर्ण जीवन की जो शक्ति होती है इंसान के अंदर, जो आत्मा की शक्ति होती है, उसका एहसास लेखिका को हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं ही देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। लेखिका को ठीक झरने की तरह ही, यह जैसे झरना बहता रहता है किसी भी काल और उसमें जिस तरह से झरने को कोई काल या देश की सरहद नहीं रोक सकती है, उसी तरह से लेखिका को भी यह एहसास हो रहा था कि वह भी झरने के जैसे ही काल और देश की सरहदों से दूर धारा बनकर बह रही हों। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई।
अंदर की जितनी भी तामसिकताएं, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति, एक तरह से कहा जा सकता है कि दुर्बुद्धि थी, या फिर जो कुछ भी खराबी थी, वह सारा जो है इस झरने की निर्मल धारा में बह गई और मन एकदम शुद्ध और ऋषि के भांति ऋषि की तपस्या की तरह, जो ऋषि की तपस्या का जो शुद्ध और सत्य फल होता है, उसी तरह से इनके मन की भी कभी सारा विकार उस निर्मल झरने की धारा में बह गई और मन एकदम इनका सत्यता और शुद्धता से भर गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं उस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अभिलेखिका झरने की सुंदरता में खोई ही हुई थी और उनका मन कह रहा था कि वो वहाँ पर ही इसी तरह झरने के साथ अनंत समय तक बहती रहें और उसकी पुकार को सुनती रहें, उस झरने की पुकार को, और इसी तरह बहती रहे। तब तक क्या हुआ कि जो जितेन नार्गे इनका गाइड भी था और ड्राइवर भी था, वह आया और इनको झिंझोड़ कर जैसे उस ध्यान से निकाला और बोलने लगा कि चलिए, ये आगे इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। अनमनी सी में उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। लेखिका जितेन नार्गे के इस तरह से टोकने से, ध्यान भंग होने से अनमनी सी उठ खड़ी हुई और चल दी वहाँ से। थोड़ी देर बाद फिर वही आत्मा और मन और आँखों को सुख देने वाले वही नज़ारे इनकी आँखों के सामने घूमने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। क्योंकि इनकी जीप जो है वो चलती जा रही थी, जो जिस गाड़ी में थी लेखिका, वह गाड़ी चलती जा रही थी और नज़र से पत्थर, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन, यानी कि पत्थरों पर जो काई जम जाती है ना, तो वह हरियाली सी दिखती रहती है। इसीलिए यहाँ पर लिख रही हैं कि ऐसा लग रहा था पत्थरों पर काई जैसी जमी हुई थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि किसी ने पत्थर को हरे रंग का, चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़ा दिया हो। तो कहीं हल्का पीलापन लिए पत्थर थे, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, कहीं पत्थर इतने पथरीले से थे जैसे कि लग रहा था कि जैसे कि किसी दीवार से पलस्तर उखड़ गया हो। और देखते ही देखते ये सारे परिदृश्य जो थे, यह सारे दृश्य जो थे, वो आँखों से ओझल भी होते जा रहे थे, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। क्योंकि गाड़ी चल रही थी और साथ के साथ ये सारे दृश्य भी चल रहे थे, पीछे छूटते जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर लिख रही हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब जादू जैसा दिख रहा था कि आंखों के सामने आ रहा है और ओझल होता जा रहा है। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, और इन सभी पर बादलों की एक मोटी चादर। बादल इतने घने थे आसमान में कि लग रहा था कि इन सभी पर, सारे परिदृश्य पर बादलों की एक मोटी चादर सी बिछ गई हो। सब कुछ जैसे बादलमय ही लग रहा था, पूरा बादल बादल दिख रहा था। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद एक चित्र बना रही हूँ, चित्र लिख रही हूँ, और जैसे माया और छाया कहने का मतलब है कि इस जादुई भरी तिलिस्म भरे नज़ारों के अनूठे खेल को मैं भर आंखों देख रही थी। और प्रकृति ऐसा लग रहा था जैसे मैं बच्ची हूँ और मुझे बड़ी बनाने के लिए ये सब कुछ खेल दिखा रही हो, मुझे सयानी बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए जीवन के इन रहस्यों का ही वह उद्घाटन कर रही हो। जीवन के एक एक रहस्य को खोल कर मेरे सामने ला रही हो और मुझे दिखा रही हो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया
पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। धीरे धीरे धुंध की चादर जो बादल थे वो भी छटने लगे थे और अब वहाँ पहाड़ नहीं थे, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और फिर वो छाया पहाड़ भी, जो शुष्क पर्वत श्रृंखला होते हैं, वो छाया पहाड़ भी धीरे धीरे अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। मतलब धीरे धीरे वो भी समीप आ गए थे और अपने पूरे रूप में लेखिका के सामने थे। सामने से वे देख रही थी उनको, छाया पहाड़ को। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। जीप जो है वह थोड़ी देर के लिए रुक गई थी वहाँ पर। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जैसे जीप रुकी तो लेखिका ने अपनी गर्दन घुमा करके देखी तो ऐसा लगा जैसे कि सारे जगह सब ओर चारों तरफ जन्नत बिखरी पड़ी थी। मतलब चारों तरफ जैसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग था, पूरा स्वर्ग जैसा दिख रहा था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, जहाँ तक इनकी नज़र जा रही थी वहाँ तक बस खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहाँ के सारे पर्वत, झरने, फूल और घाटियाँ जैसे अपने आप को इन्हें समर्पित करने के लिए खड़े हैं और जैसे ऐसा अनुभूति इनको हो रहा था, पूरी तरह से इनके प्रति जैसे समर्पित हो रहे थे। ऐसा अनुभूति करा रहे थे वे पर्वत, झरने, फूल और घाटियाँ और वादियों के जो दुर्लभ नज़ारे थे, पूरी तरह से इनके प्रति समर्पित इनको अनुभूति करा रहे थे। और वहीं पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन जो लिखा हुआ था वहाँ पर, तो उसका थिंक ग्रीन का ये मतलब हुआ कि हमेशा सदाबहार रहिए। जैसे अच्छा सोचिए, हरियाली जैसे कि सुख देती है ना, और हरियाली जैसे जीवन देती है, उसी तरह से इन मनुष्य को भी सदाबहार मतलब अच्छा ही सोचना चाहिए और सुखद सोचना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। लेखिका लिख रही हैं कि आश्चर्य मतलब इन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था उन नज़ारों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर कि एक साथ प्रकृति में, ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। जैसे कि एकदम सतत प्रवाहमान झरने, एकदम सतत प्रवाह से बहते हुए झरने नीचे, ऊपर से नीचे वेग से बह रहे थे। फिर नीचे ऊपर से तो झरने बह रहे थे जो लगातार प्रवाहमान थे। फिर नीचे से तीस्ता नदी बह रही थी, लगातार बहती जा रही थी। सामने धुंध सी उठ रही थी, ऊपर बादल मंडरा रहे थे। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फल, रोडोडेंड्रो कोई फल होगा, तो मध्यम मध्यम हवा में लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फल, ये सब कुछ एक साथ घटित हो रहा था वहाँ। और इसको लेखिका देख करके आश्चर्य में पड़ रही थी। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा, सब अपनी अपनी लय में और तान में और प्रवाह में बहते जा रहे थे। जैसे कि चैरवेती मतलब चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। और इन सब नज़ारे जो अनुपम सौंदर्य थे प्रकृति के, इन सभी के सतत प्रवाह में हमारा वजूद भी इनके साथ ही बहता जा रहा था। हमारा अस्तित्व भी इनके साथ बहता जा रहा था, तिनके की तरह। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। पहली बार ऐसा लगा जैसे कि
जीवन का जो संपूर्ण आनंद है वह यही चलायमान सौंदर्य है, साथ में चलने वाला जो यह प्रकृति का सौंदर्य है, यही जीवन का आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका बहुत ही सुंदर पंक्तियों में अपने मन की बातों को लिख रही हैं कि संपूर्णता का जो ये क्षण था, इसमें इनका मन जो था इन सारे बिखरे हुए प्रकृति के सौंदर्य से इस तरह से एकात्म हो रहा था, मतलब एक हो रहा था, जैसे कि बाहर और भीतर, यानी कि तन और मन जो है, ये आत्मा और शरीर, यह दोनों का जो भीतर और बाहर का जो संबंध है, वो सारा संबंध एक हो गया था। जैसे सारी दूरियां मिट गई थी, सारी रेखाएं मिट गई थी, और शरीर और आत्मा दोनों जैसे एक ही हो गए थे, और आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका कह रही हैं कि जो तन और मन का फर्क था वह मिट गया था, और मैं ईश्वर के निकट सीधा पहुंच गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां इनकी खुलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ईश्वर के निकट ही हूँ मैं। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। अब जो ये सुबह निकलते वक्त जो इन्होंने प्रार्थना की थी, वह फिर से इनके होठों पर आ गई थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। एक महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। यह प्रार्थना इनके होठों को छूने लगी थी कि तभी इनका जो अंतर्मन है, वह इन सारे तंद्राओं को तोड़ करके, सारे ध्यान को तोड़ करके बाहर आ गया, जैसे कि कोई सूखा सा टहनी, महाभाव का कोई सूखा सा टहनी टूट गया हो। मतलब कि इनके मन में जो ये सारे महाभाव चल रहे थे, इन सब से ये अचानक से बाहर आ गई थी उस प्रार्थना के साथ ही, और इनका जो ध्यान था वह भंग हो गया था। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं, लेखिका मंत्रमुग्ध अवस्था में ही चल रही थी, और इसी अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। तभी जैसे कि अचानक इनके पाँव पर ब्रेक सी लगी। ये रुक सी गई, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। ये जो अपने ध्यान में मग्न थी, और इनका मन अंदर ही अंदर जैसे कि इन सारे प्रकृति के रहस्यों को, दृश्यों को देखकर जो नृत्य कर रहा था, खुश थी। उस जैसे कि कोई नृत्यांगना, कोई डांसर जो होती है ना, वह सब कुछ भूल कर जैसे कि नृत्य करती है ध्यानमग्न होकर, उसी तरह से इनका मन भी उसी प्रकृति के सौंदर्य में खो गया था। और एक तरह से जैसे कि अचानक से जब तंद्रा भंग हुई, तो जैसे वो नृत्यांगना जो होती है, जो ध्यानमग्न अचानक से सब कुछ भूल करके नाचने लगती है, अपने नृत्य में खो जाती है, और जैसे उसके पैरों के नुपुर टूटते हैं ना, तो उसका ध्यान भंग होता है और रुक जाती है। इसी तरह से लेखिका के साथ भी हुआ था। प्रकृति के सौंदर्य में खोई हुई लेखिका जब चलती चली जा रही थी, तो अचानक से कुछ ऐसा दिख गया इनको, जिससे वे रुक गई। लगा जैसे कि उसी नृत्यांगना की तरह से पैरों के नुपुर टूट गए हैं और इनका ध्यान भंग हो गया है, ये रुक सी गई। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े। लेखिका ने देखा कि ये सारा जो अद्वितीय सौंदर्य था प्रकृति का, इससे निरपेक्ष, इसके अलग कुछ ऐसा दिख गया इनको। क्या दिखा? तो इनको कुछ पहाड़ी औरतें दिख गईं, जिनके हाथ इतने कोमल लग रहे थे, जैसे कि आटा गूथा हुआ आटा होता है ना, वो कितना सॉफ्ट देखने में लगता है, गोरा एकदम सफ़ेद लगता है।
उसी तरह से इनके गूथे हुए आटे की तरह कोमल हाथ इनको, और उन हाथों में, उन कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े थे, और वो क्या कर रही थी, तो पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। तो वो औरतें इनको दिख गई। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कईयों की पीठ पर तो बड़ी सी टोकरी जिसको डोको बोलते हैं, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, माने अपने बच्चों को भी पीठ पर संभाल रखा था। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, और कुछ औरतें जो है पत्थर तोड़ रही थी, और कुछ कुदाल लेकर के जमीन पर भरपूर ताकत के साथ मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, इतने जहाँ जो नेचर था उस जगह का, मतलब जो प्रकृति थी वो इतनी खूबसूरत, इतने अपने अंदर सारा सौंदर्य समेटी हुई थी, फूल, घाटियाँ, वादियाँ, इतना अच्छा सब कुछ था वहाँ पर। और उन सारे सुखद प्राकृतिक दृश्यों के बीच, सारे नज़ारों के बीच, सौंदर्यों के बीच एक ऐसा भी जीवन का सच लेखिका को दिखा जो इनको एक तरह से अंदर तक झंझोड़ गया। क्या दिखा, तो औरतों का संघर्ष, सुंदर सुंदर सी कोमल कोमल हाथों वाले, पैरों वाली औरतें, सुंदर सुंदर सी औरतें, और उन कोमल कोमल हाथों से किया हुआ परिश्रम, और अपने मातृत्व को भी संभालते हुए, मतलब श्रम साधना भी और मातृत्व साधना भी, दोनों मातृत्व को संभालते हुए श्रम साधना करती हुई सुंदर सुंदर सी कोमल कोमल सी औरतें इनको दिख गई। तो जीवन की एक और सच्चाई जो थी इनके आंखों के सामने कौंध सी गई कि इतनी सुंदर प्रकृति के बीच भूख, मौत और जिंदा रहने की जो यह जंग है ये लड़ रही है। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है। लेखिका से रहा नहीं गया इन सब चीज़ों को देखकर, तो उन्होंने BRO, जिसको बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वहाँ का कोई कर्मचारी रहा होगा वहाँ पर, उस कर्मचारी से ये पूछ बैठी कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी चौड़ा बना रही हैं। उसने चुहलबाजी मतलब एक तरह से मजाकिया अंदाज में उसने कहा कि जिन रास्तों से मैडम आप लोग जा रहे हैं हिम शिखरों से टक्कर लेते हुए, उन रास्तों को ये पहाड़ी ने ही चौड़ा करती हैं और चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। तो लेखिका के मुंह से उसका ये वचन सुनकर, उसकी ये बातें सुनकर अचानक से निकल गया कि अरे ये काम तो बहुत ही खतरनाक होगा। वह संजीदा हो गया। अब लेखिका के इस वचन पे, इस बात को सुनकर वह थोड़ा सा मतलब संजीदा हो गया। कहने का मतलब है कि सोच में पड़ गया, सोचने लगा वह। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। लेखिका के मुंह से ये बात सुनकर सोच में पड़ गया वो, और सीरियस हो गया, संजीदा हो गया, और सीरियस होते हुए बोलने लगा कि पिछले महीने जो है एक की जान चली गई थी इसी कार्य में। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहाड़ों पर रास्ता जो है बनाना वह बहुत ही मुश्किल कार्य है, दुसाध्य कार्य है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। फिर वह एक एक प्रोसेस बताने लगा लेखिका को कैसे क्या होता है। तो पहले क्या होता है, डायनामाइट लगाकर चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर जो बड़े बड़े पत्थर डायनामाइट से उड़ाने के बाद रह जाते हैं, उन पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर
कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। वो कर्मचारी बता रहा था कि जब तोड़ मोड़ कर एक आकार के बड़े बड़े पत्थर में बदल दिए जाते हैं चट्टानों को, तो एक बड़ा सा जाल होता है, उसमें उनको डाल करके एक लंबी पट्टी सी बनाई जाती है और उसको बिठाकर कटे हुए रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। मतलब कटे हुए रास्ते पर लगाकर उसको घेर दिया जाता है। और इस कार्य में अगर जरा सी भी चूक हो गई तो सीधा आदमी नीचे गिर जाएगा, पाताल प्रवेश। मतलब ऐसे नीचे गिर जाएगा घाटी में कि उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। ये बात सुन करके लेखिका ने बोला, यह देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। मतलब जीवन में जो संतुलन है वह इन्हीं लोगों से है। और ये वेस्ट एट रिपेइंग है, मतलब कि बहुत कम लेते हैं ये लोग और बहुत अधिक देते हैं समाज को। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा, लेखिका ने मन ही मन ये बात सोचा कि ये लोग जो है वेस्ट एट रिपेइंग है, मतलब कि बहुत कम लेते हैं समाज से और बहुत अधिक देते हैं ये। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। वह कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है लेखिका ने कि जब ये लोग बस वापस जीप की तरफ चलने ही लगे थे, मुड़ने ही लगे थे, कि तभी इनकी नज़र उन श्रम सुंदरियों पर पड़ी जो किसी बात पर ऐसे खिलखिला कर हंस रही थी जैसे कि उनके पास कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा ही ना हो। और उनके इस हंसी से पूरा जीवन जैसे लहरा उठा था और वह खंडहर भी ताजमहल के समान लगने लगा था, बन गया था।